विश्वास धीरे धीरे परीक्षणों के माध्यम से बनता है और तेजस के साथ इन परीक्षणों से गुजरना सबके लिए सहज हो गया। वह एक उत्कृष्ट नेता बन गया, हमेशा उस जगह पर होता जहां उसकी सबसे अधिक जरूरत होती और सबको एक संगठित बल में एकजुट करने में मदद करता। अपने पिछले जीवन में जब तेजस युवा था, वह नियंत्रण प्रणाली आत्मा मास्टर और अपनी टीम की आत्मा था। इस जीवन में भले ही उसकी नियंत्रण करने की क्षमता पहले जैसी महान न रही हो, उसके युद्ध के अनुभव ने विवेक और अन्य सदस्यों का नेतृत्व करना आसान बना दिया। वह अपने साथ सभी को उनकी क्षमताओं के शिखर पर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता था। विवेक ने इसे सबसे गहराई से महसूस किया। टीम में सबसे अधिक साधना करने वाले के रूप में वह हमेशा युद्ध में अपनी शक्ति को पूरी तरह से व्यक्त कर पाता था और युद्ध की रोमांचक भावना का अनुभव करता था। उसे ऐसा भी लगा कि उसकी ताकत में सुधार हो रहा है, लेकिन वह समझ गया कि यह उसकी वास्तविक शक्ति में वृद्धि नहीं थी, बल्कि वह तेजस के नेतृत्व में अपनी शक्ति का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा था, जो और भी अधिक मूल्यवान था। दूसरे दिन रात होते ही पांचों ने आराम करने के लिए एक ऊंची जगह ढूंढी। रात के खाने के तुरंत बाद गौरवलाल वहां पहुंचे। छोटे तेजस, है। गौरवलाल ने उसे छेड़ते हुए कहा, आंख मारते हुए और अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए। 2 दिन साथ बिताने के बाद तेजस को एहसास हुआ कि गौरवलाल का व्यक्तित्व वास्तव में बहुत ही जीवंत था, भले ही वह आमतौर पर अधिक गंभीर दिखाई देता था। एक बार जब वह शिक्षकों की नजरों से दूर हो गया, तो उसका असली स्वभाव धीरे धीरे सामने आने लगा। गौरवलाल और दीपक दोनों पर उनके शिक्षकों की बड़ी उम्मीदों का दबाव था। इस दबाव के बीच दीपक को खुद को सुधारना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण लग रहा था। वहीं गौरवलाल ने कम से कम अपने क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन को 4थे क्रम तक विकसित कर लिया था, जिससे उन पर और भी अधिक दबाव था। तेजस मुस्कुराया, क्या कर रहे हो भाई गौरव? तुम जानते हो हमने कल रात इस पर सहमति नहीं की थी। गौरवलाल ने हंसते हुए कहा। तेजस को समझ में आ गया कि उसे क्या चाहिए। इसी बीच विवेक भी वहां आ गया था। भले ही तेजस को गौरवलाल को सलाह देनी थी, लेकिन विवेक को भी तेजस से बहुत कुछ सीखने को मिला था। जिस तरह से गौरवलाल ने अपने बड़े भाई की सलाह से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थीं, उसी तरह विवेक भी गौरवलाल की सलाह से कुछ सीख सकता था। चांदनी, जो पेड़ की चोटी पर थी, और दीपक, जो अभी तक ऊपर नहीं चढ़ा था, भी उनके साथ जुड़ गए। दिन की लड़ाई के दौरान विवेक ने पहले ही बर्फ के टुकड़े फेंकने के लिए फ्लिकिंग डार्ट तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बर्फ के टुकड़ों की भेदन शक्ति कम से कम 2 गुनी हो गई थी। बर्फ के तत्व की ऊर्जा के संपीड़न के साथ शक्ति और सीमा दोनों में काफी वृद्धि हुई थी। हालांकि विवेक अभी भी इस तकनीक में पूरी तरह से कुशल नहीं था। उसे विश्वास था कि अगर वह भविष्य में बर्फ के टुकड़ों को बर्फ की सुइयों में संपीड़ित कर सकता है, तो यह एक अत्यधिक घातक तकनीक साबित होगी। तेजस के पवन ब्लेड के दुर्जेय उपयोग को देखकर उसे पूरा यकीन था कि यह फ्लिकिंग डार्ट तकनीक ही सही रास्ता है। दीपक और चांदनी को भी यह एहसास हो गया था कि पिछली रात क्या हुआ था। जब उन्होंने तेजस को आज गौरवलाल को मार्गदर्शन देते देखा, तो स्वाभाविक रूप से उनकी दिलचस्पी बढ़ गई और वे ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गए। चांदनी को भी तेजस से कुछ संकेत मिले थे, लेकिन वे केवल व्यावहारिक युद्ध के अनुभव के बारे में थे, जिनका साधना से कोई संबंध नहीं था। इस समय वह अपने वरिष्ठ भाइयों से घिरे हुए सबसे छोटे भाई की ओर उत्सुकता से देख रहा था, सोचते हुए कि तेजस गौरवलाल को क्या सलाह देगा। तेजस ने गौरवलाल से कहा, भाई गौरव, आपकी क्रोनोक्रोक परिवर्तन क्षमता बहुत शक्तिशाली है। यह लगभग परिपूर्ण है, खासकर जब आप उन लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं जिनकी साधना आपसे अधिक है। आपकी वंश की शक्ति इस परिवर्तन की शक्ति को प्रभावित करती है। मुझे लगता है कि इसे बढ़ाने का एक से अधिक तरीका है। वंश की सांद्रता बढ़ाना निश्चित रूप से प्रभावी है, लेकिन आपके जैसे दुर्लभ राक्षसी देव परिवर्तन के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक और तरीका है जिसे आप आजमा सकते हैं। गौरवलाल को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि तेजस उसे जुबिन से निपटने के लिए कुछ तकनीक सिखाएगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि तेजस उसे क्रोनोक्रोक परिवर्तन की साधना के बारे में सलाह देगा। शिक्षकों के पास कोई उपयुक्त विधि नहीं थी और वे उसे केवल अपनी वंशावली को लगातार उत्तेजित करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके इसे बढ़ाने की सलाह दे सकते थे।
उसके पास और कौन से तरीके हो सकते थे? इसलिए तेजस के शब्दों को सुनने के बाद उसकी आंखों में हल्की निराशा दिखाई दी। तेजस, जो इस बदलाव से अनजान था, ने आगे कहा, वंश की सांद्रता बढ़ाने के अलावा सामान्यतः हमारी राक्षसी देव परिवर्तन साधना में वंश को उत्तेजित करना शामिल होता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में जानते हैं कि वंश को अधिकतम कैसे उत्तेजित किया जाए? भाई गौरव, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि आपको कहां से शुरू करना चाहिए। आप जानते हैं कि जब आप क्रोनोक्रोक परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं तो आपको वंश की शक्ति को उत्तेजित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। अन्य राक्षसी देव परिवर्तनों की तुलना में आपके क्रोनोक्रोक परिवर्तन में अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समय एक रहस्यमयी चीज है। यह हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन इसे समझना मुश्किल है। वे कहते हैं कि जो हो चुका है उसे वापस नहीं किया जा सकता। अभी आपकी क्षमता समय को उलट नहीं सकती है, लेकिन यह कम से कम इसे स्थिर कर सकती है। भविष्य में जब आप और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे तो आप समय को पीछे की ओर प्रवाहित करने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे लगता है कि क्रोनोक्रोक परिवर्तन की यही अंतिम शक्ति है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे प्रशिक्षित करने का सबसे सरल तरीका है इसका उपयोग तब तक करना जब तक यह खत्म न हो जाए, यहां तक कि जरूरत से ज्यादा खत्म न हो जाए। जब यह पुनः ठीक हो जाएगा तो यह और भी मजबूत हो जाएगा। आपको अभी भी अपने वंश को उत्तेजित करके साधना करनी चाहिए, लेकिन साथ ही आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त रूप से मजबूत होगी तो आपको अपनी वंश ऊर्जा को उत्तेजित करना भी आसान लगेगा। मूलतः मेरा मानना है कि क्रोनोक्रोक परिवर्तन का मुख्य हिस्सा वास्तव में मानसिक शक्ति है, न कि केवल वंश की शक्ति। यदि आप इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपनी साधना को छठे क्रम के शिखर तक ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। तेजस ने क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन को वाकई बहुत महत्व दिया। आसपास कोई शिक्षक न होने के बावजूद उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अन्य लोग उसके विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वह अभी भी गौरवलाल के साथ सही साधना का तरीका साझा करना चाहता था। क्रोनोक्रोक परिवर्तन को बढ़ाना केवल रक्तरेखा ऊर्जा को उत्तेजित करने या रक्तरेखा शक्ति को बढ़ाने तक सीमित नहीं था। चेतना के सागर में परिवर्तन लाने के लिए निरंतर मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता होती थी। समय नियंत्रण के सार को समझने के लिए किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण था कि साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत हो या फिर उसकी दिव्य चेतना सुदृढ़ हो। इस प्रकार जितनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होगी उतनी ही बार क्रोनोक्रोक परिवर्तन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता था। यह शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा रक्त रेखा को भी एक अद्वितीय परिवर्तन से गुजारती थी। गौरवलाल की आंखों में निराशा की जगह आश्चर्य ने ले ली। उसने पूछा, क्या केवल अधिक उपयोग से आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना संभव है? तेजस ने उत्तर दिया, यह एक बर्बर विधि है, लेकिन यह सरल है और प्रभावी भी। आप इसे आजमाना चाह सकते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करने का यह तरीका किसी पर भी लागू होता है। दीपक, तुम भी इसे आजमा सकते हो। मजबूत आध्यात्मिक शक्ति शायद तुम्हारे सेलेस्टियल फॉक्स विजन के लिए भी लाभकारी होगी। हालांकि जब हम किसी मिशन पर हों तब इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार जब तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार पूरी तरह से खाली कर देते हो तो उसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। तेजस ने यह बात स्पष्ट नहीं की कि यह प्राथमिक साधना पद्धति वास्तव में केवल प्रचुर ऊर्जा वाले स्थानों जैसे कि डेमन महाद्वीप में ही उपयोगी थी। वहां स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से सघन थी। ऐसे समृद्ध वातावरण में जब साधक अपने आप को अत्यधिक परिश्रम में डालते थे तो वे स्वाभाविक रूप से हवा से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते थे। यह न केवल रक्त रेखा ऊर्जा या शारीरिक ऊर्जा तक सीमित थी, बल्कि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी शामिल थी। उसके पिछले जीवन के डोलू महाद्वीप के विकसित होने से पहले यह साधना पद्धति कुछ हद तक व्यवहार्य रही होगी, लेकिन इस दुनिया में यह उतनी प्रभावी नहीं थी। जब हम वापस आएंगे तो मैं भी यह कोशिश करूंगा, विवेक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा।